एपिसोड 21 टू 30। अध्याय 21 गू किचन की ब्लाइंड डेट भोज। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। शिया यांगयांग ने कहा, वह मेरा प्रेमी नहीं है, इसलिए मेरा इस्तेमाल करना व्यर्थ है। आप गू किचन के साथ कभी भी विशेष साक्षात्कार नहीं ले सकते। शिया यांगयांग से यह पुष्टि सुनकर गोंद जुएर को कुछ राहत महसूस हुई। लू हाओटियन को शिया यांगयांग के चंगुल से छुड़ाने में उसे बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी, तो अगर वह गू किचन की बाहों में कूद जाए तो क्या यह उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। गोंद जुएर ने जवाब दिया, मेरे पास साक्षात्कार को संभालने के अपने तरीके हैं, लेकिन चून की प्रमुख चाहते हैं कि हम साथ मिलकर काम करें, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप अपनी भावनाओं को इसमें शामिल न करें। चून की इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, इसलिए आपको मेरे निर्देशों का पालन करना चाहिए। जिया यांगयांग। शिया यांगयांग को इस मामले की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। केवल वही जानती थी कि गू किचन कितना व्यस्त था। एक ऐसा व्यक्ति जो एक ही दिन में 4 अलग अलग देशों की यात्रा कर सकता है, उसके पास एक छोटे से कैंपस मीडिया आउटलेट द्वारा साक्षात्कार देने के लिए खाली समय कैसे हो सकता है। इस प्रकार शैक्षणिक वर्ष का पहला दिन समाप्त हुआ। शाम को जिया यांगयांग मेपल विला लौट आए। उसने फ्रिज पर गू किचन द्वारा छोड़ा गया एक चिपचिपा नोट देखा। उसमें लिखा था, मेलबर्न में 3 दिनों की व्यावसायिक यात्रा पर। शिया यांगयांग ने राहत की सांस ली, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे थोड़ी निराशा भी महसूस हुई। पिछली रात की घटनाओं को याद करते हुए जिया यांगयांग के दिल में एक चुभन सी महसूस हो रही थी। शाम को जिया लियांगडोंग ने उसे फोन किया और 2 दिनों में गू परिवार के मुखिया के जन्मदिन के भोज की तैयारी करने के लिए कहा। शिया यांगयांग ने सीधे तौर पर अपनी अरुचि व्यक्त की और कहा कि उन्होंने पहले ही शिया वेइवेई को निमंत्रण दे दिया है। शिया लियांगडोंग ने आह भरी, लेकिन और कुछ नहीं कहा। फोन रखने के बाद जिया यांगयांग ने गू किचन द्वारा छोड़े गए स्टिकी नोट को खाली निगाहों से देखा। यह मानते हुए कि गू शिंगयुआन का जन्मदिन भोज 2 दिन बाद है और गू किचन 3 दिन बाद व्यापारिक यात्रा पर जा रहे हैं, तो क्या गू किचन उपस्थित रहेंगे या अनुपस्थित रहेंगे। अगर गू किचन वहां नहीं होता तो गू परिवार उसके लिए ब्लाइंड डेट का इंतजाम करने के लिए इस अवसर का फायदा कैसे उठा सकता था। या फिर क्या गू किचन ने जानबूझकर इस व्यवस्था से बचने के लिए व्यावसायिक यात्रा की योजना बनाई थी। अगले 2 दिनों में गोंद जुएर ने शेनिग्युआन ग्रुप के सचिवालय विभाग से संपर्क करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन सभी प्रतिक्रियाएं नकारात्मक थीं। गू किचन ने किसी भी मीडिया साक्षात्कार को स्वीकार नहीं किया। न्यूज एजेंसी में हुई एक बैठक के दौरान जूली ने उसे गू किचन को छोड़कर कोई और काम चुनने के लिए राजी करने की कोशिश की, लेकिन गोंद जुएर अड़ी रही और बोली, मैंने सुना है कि गू परिवार के मुखिया का कल रात जन्मदिन का भोज है। मेरे पास निमंत्रण है। अगर मुझे वहां गू किचन दिख जाए तो मैं उसे साक्षात्कार के लिए मना लूंगी। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। गू शिंगयुआन का जन्मदिन भोज गू परिवार के महल में आयोजित एक पारिवारिक कार्यक्रम था। अफवाहें थीं कि भोज का मुख्य उद्देश्य गू किचन के लिए एक गुप्त मुलाकात का इंतजाम करना था। फैंग शहर के प्रतिष्ठित परिवारों की कई धनी लड़कियों को निमंत्रण मिला था, लेकिन किसने सोचा होगा कि गोंद जुएर को भी निमंत्रण मिलेगा। गोंद जुएर के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, बस इतना पता था कि वह जिया यांगयांग की अच्छी दोस्त थी, जो एक धनी परिवार की बेटी मानी जाती थी। इसलिए यह असंभव ही लगता था कि उसका परिवार कम संपन्न रहा हो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने गू किचन के साथ साक्षात्कार का प्रस्ताव रखने का साहस किया। इसी समय किसी ने पूछा, यांगयांग, क्या आपको निमंत्रण मिला। जिया यांगयांग ने कहा, नहीं। लेकिन गोंद जुएर ने तुरंत कहा, चिंता मत करो, कल मैं यांगयांग को अपने साथ ले जाऊंगी। शिया यांगयांग को उम्मीद नहीं थी कि गोंद जुएर को गू शिंगयुआन के जन्मदिन के भोज का निमंत्रण मिलेगा। फिर भी हो सकता है कि यह लू हाओटियन ने उसके लिए आयोजित किया हो। ये सोचकर जिया यांगयांग को निराशा हुई। शिया यांगयांग को गू किचन के लिए आयोजित किसी भी ब्लाइंड डेट भोज में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, अन्यथा वह इतनी आसानी से शिया वेइवेई को निमंत्रण नहीं देती। लेकिन अगली शाम क्लास के बाद गोंद जुएर ने जिया यांगयांग को जाने से रोकते हुए कहा, तुम न्यूज रूम जाओ और फोटोग्राफी और इंटरव्यू के उपकरण ले आओ। थोड़ी देर में तुम मेरे साथ गू हवेली चलोगी। शिया यांगयांग ने कहा, मैं नहीं जा रही हूं और बिना निमंत्रण के मुझे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। गर्व से भरे चेहरे के साथ गोंद जुएर ने जानबूझकर जिया यांगयांग के सामने निमंत्रण पत्र लहराते हुए कहा, चिंता मत करो, मेरे पास निमंत्रण है। अगर मैं तुम्हें ले जाऊं तो तुम अंदर आ सकते हो। वैसे भी ये साक्षात्कार हम दोनों की जिम्मेदारी है। तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। शिया यांगयांग अब भी उदासीन थी, मैं जाना नहीं चाहती।
अचानक गोंद जुएर ने अपने बैग से कई तस्वीरें निकाली। तो क्या आप ये तस्वीर अपने साथ ले जाना चाहती हैं? अध्याय 22। क्या आप जानबूझकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। इसे देखकर जिया यांगयांग ये देखकर हैरान रह गई कि यह उसकी और लू हाउटियन की तस्वीर थी। तस्वीर में लड़का लड़की की जोड़ी कुछ मासूम सी लग रही थी। लड़के ने लड़की के कंधे पर हाथ रखा हुआ था और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। शिया यांगयांग को फोटो खिंचवाना पसंद नहीं था और ये तस्वीर लू हाउटियन के बहुत मिन्नतें करने के बाद ली गई थी। उन्होंने साथ में सिर्फ 2 तस्वीरें खींचवाईं। प्रत्येक व्यक्ति ने तस्वीर को अपने अपने बटुए में रख लिया और उसे अपने साथ हर जगह ले जाने लगा। उस घटना के बाद जिया यांगयांग ने उस तस्वीर की अपनी प्रति को टुकड़ों में फाड़ दिया था। अप्रत्याशित रूप से लू हाउटियन की प्रति गोंद जुएर के हाथों में पहुंच गई थी। शिया यांगयांग के दिल में तेज दर्द हुआ। शिया यांगयांग ने मांग की, मुझे दे दो। गोंद जुएर मुस्कुराए और बोली, मैं तुम्हें तस्वीर जरूर लौटा दूंगी। वैसे भी आजकल हाउटियन के बटुए में जो तस्वीर है उसमें हम दोनों ही हैं। बस तुम आज रात मेरे साथ आओ और गू किचेन को इंटरव्यू के लिए राजी करने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हें तस्वीर वापस दे दूंगी। अंततः जिया यांगयांग को समझौता करना पड़ा। चूंकि अब वह तस्वीर गोंद जुएर के हाथों में थी, इसलिए उसे बेहद घृणा महसूस हुई। विजयी भाव से गोंद जुएर ने कहा, सामान ले आओ। हमें आज रात गू किचेन का साक्षात्कार लेने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं भी कर पाए तो भी गू परिवार द्वारा सावधानीपूर्वक आयोजित सगाई भोज की फिल्म बनाना भी सुर्खियां बटोरने का एक अच्छा मौका होगा। गोंद जुएर द्वारा जिया यांगयांग को साथ ले जाने पर जोर देने का कारण सबसे पहले ये पुष्टि करना था कि जिया यांगयांग और गू किचेन के बीच वास्तव में कुछ भी नहीं चल रहा था। दूसरी बात, गोंद जुएर जानती थी कि उसके पास गू किचेन को साक्षात्कार के लिए राजी करने का पर्याप्त प्रभाव नहीं था। लेकिन जिया यांगयांग अलग थी। वह फैंग शहर की एक जानी मानी उत्तराधिकारी थी जिसने गू किचेन के अधीन प्रशिक्षु के रूप में काम किया था। चूंकि गू किचेन ने उसके मुश्किल समय में मदद के लिए हाथ बढ़ाया था, इसलिए जिया यांगयांग के पास शायद उसे साक्षात्कार के लिए राजी करने की थोड़ी सी उम्मीद थी। अगर गोंद जुएर गू किचेन के साथ एक विशेष साक्षात्कार हासिल करने में कामयाब हो जाती है, तो लू परिवार उसकी क्षमताओं को पहचान सकता है और उसे एक नए नजरिए से देख सकता है, जो उसका अंतिम लक्ष्य था। जब तक शिया यांगयांग उपकरण लेकर आई, तब तक गोंद जुएर अपने कपड़े बदल चुकी थी और टैक्सी में उसका इंतजार कर रही थी। गोंद जुएर ने फिशटेल वाली शाम की पोशाक पहन ली थी और हल्का मेकअप किया हुआ था। वैसे भी उनका रूप रंग बुरा नहीं था, इसलिए मेकअप के बाद तो वह और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। इसके विपरीत जिया यांगयांग ने सामान्य छात्र पोशाक पहनी हुई थी। गोंद जुएर ने जिया यांगयांग की ओर देखा और कहा, अंदर आ जाओ। कार की यात्रा सुगम रही और जब तक वे गू मनो पहुंचे तब तक अंधेरा हो चुका था। गू मनो शहर के केंद्र में स्थित था और ऐसी अफवाह थी कि यह एक शाही महल का परिवर्तित रूप था। इस आलीशान इमारत में पूर्वी और पश्चिमी दोनों स्थापत्य शैलियों का मिश्रण था। मुख्य हवेली ऊंचे पेड़ों के बीच स्थित एक अलग सफेद इमारत थी। नक्काशीदार मुख्य द्वार से अंदर जाने पर अंदर का दृश्य प्रकाश से जगमगाता हुआ दिखाई देता था, जिससे ये बकिंघम पैलेस जैसा दिखता था। नक्काशीदार गेट पर काले सूट पहने 2 सुरक्षा गार्ड तैनात थे। गाड़ी से आने वाले मेहमानों को अंदर जाने से पहले अपनी कार की खिड़कियां नीचे करके निमंत्रण पत्र दिखाना पड़ता था। केवल शिया यांगयांग और गोंद जुएर ही टैक्सी से आए थे, इसलिए उन्हें टैक्सी से उतरकर बड़े गेट तक पैदल जाना पड़ा। गोंद जुएर ने अपना निमंत्रण पत्र निकाला। सुरक्षा गार्ड ने एक नजर डाली और कहा, निमंत्रण पत्र नकली है महोदया, कृपया यहां से चली जाए। गोंद जुएर ने कहा, असंभव, मुझे आपके गुरु ने आमंत्रित किया था। आप मेरे निमंत्रण को फर्जी क्यों कह रहे हैं? जब गोंद जुएर सुरक्षा गार्ड से बहस कर रही थी, तभी जिया यांगयांग पास आया, निमंत्रण पत्र पर नजर डाली और पुष्टि की, ये वाकई नकली है। गू परिवार के निमंत्रण पत्रों के निचले दाहिने कोने में गू शेंग्युआन की विशिष्ट मुहर होती है और इसमें नहीं है। शिया यांगयांग ने इससे पहले भी एक असली निमंत्रण देखा था। शिया यांगयांग की ओर मुड़कर गोंद जुएर ने अनिच्छा से कहा, तुम्हें शुरू से ही पता था कि यह नकली है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुम जानबूझकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अध्याय 23। गू झाओहान नान शहर में गू परिवार की इकलौती तीसरी पीढ़ी निकली। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। शिया यांगयांग बेहद हैरान थी और गोंद जुएर से बहस करने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। उसने शांत भाव से कहा, चलो चलते हैं, वैसे भी हम अंदर नहीं जा सकते। हालांकि टैक्सी पहले ही जा चुकी थी, इसलिए उन्हें टैक्सी लेने के लिए बाहर पैदल ही जाना पड़ा।
गोंग जुएर बेहद नाराज थी। निमंत्रण पत्र वास्तव में जाली था। उसने लिन युवान के निमंत्रण पत्र की तस्वीर तब ले ली थी जब वह ध्यान नहीं दे रही थी और एक नकली निमंत्रण पत्र बनवा लिया था। शुरू में तो उसे लगा कि वह आसानी से अंदर घुस जाएगी, लेकिन उसे इतनी आसानी से बेनकाब होने की उम्मीद नहीं थी, खासकर जिया यांग्यांग के सामने। शिया यांग्यांग जाना चाहती थी, लेकिन गोंग जुएर नहीं चाहती थी। उसने कहा, मैंने क्लब के लिए निमंत्रण पत्र जाली बनाया था। अब जब हम यहाँ आ गए हैं तो खाली हाथ वापस नहीं जा सकते। मुझे अंदर जाना ही होगा। शिया यांग्यांग ने पलटवार करते हुए कहा, बिना निमंत्रण के आप अंदर कैसे जाने की योजना बना रहे हैं? गोंग जुएर ने परिधि की दीवार के कोने पर स्थित एक ऊंचे पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, हम इस पर चढ़ सकते हैं। शिया यांग्यांग ने हैरानी से कहा, क्या तुम पागल हो? यहाँ निगरानी कैमरे लगे हैं और अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा? फिर भी गोंग जुएर ने जोर देकर कहा, मैंने जांच कर ली है। पेड़ पत्तों से घना है, ये निगरानी क्षेत्र से बाहर है। मुझे आज गू किचन से मिलना ही है। जिया यांग्यांग, मेरे लिए इसे खराब मत करो। शिया यांग्यांग ने पूछा, क्या तुम गर्भवती नहीं हो? तुम इतने ऊंचे पेड़ पर कैसे चढ़ सकती हो? गोंग जुएर अपनी बात पर रुकी और फिर बोली, इसीलिए आपको मेरी मदद करनी होगी। अगर मैं गिर जाऊं और मेरे और हाओतियान के बच्चे को चोट लग जाए तो आप नहीं चाहेंगे कि हाओतियान आपसे जिंदगी भर नफरत करे, है ना? बोलने के बाद गोंग जुएर कोने तक चली गई और पेड़ पर चढ़ने लगी। शिया यांग्यांग शुरू में इस बारे में भूलकर वहां से चले जाना चाहती थी, लेकिन पेड़ पर चढ़ना आम लोगों के लिए भी जोखिम भरा होता है, गर्भवती महिला की तो बात ही अलग है। हालांकि वह अनिच्छुक थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि गोंग जुएर के साथ यहाँ कोई दुर्घटना हो। इसके अलावा वह जानती थी कि गोंग जुएर हमेशा जिद्दी और दृढ़ निश्चयी थी और उसने अपने लक्ष्य तक पहुंचने तक कभी न रुकने की कसम खाई थी। इसलिए जिया यांग्यांग सीधे आगे बढ़ी और कुछ ही कदमों में शाखाओं पर चढ़ गई। बचपन से ही ताइक्वांडो सीखने के कारण उसकी फुर्ती स्वाभाविक थी। उसके लिए पेड़ पर चढ़ना बहुत आसान था। फिर शिया यांग्यांग ने गोंग जुएर को ऊपर उठाया और दीवार फांदने लगी। उसने योजना बनाई थी कि जैसे ही गोंग जुएर दीवार फांदेगी वह उसे पकड़ लेगी। जैसे ही वह नीचे कूदी, उसने एक कुत्ते के भौंकने और उसकी ओर दौड़ते हुए आने की आवाज सुनी। उसके सामने एक विशालकाय गोल्डन रिट्रीवर कुत्ता खड़ा था, जिसने उसे उठने से पहले ही गिरा दिया। हालांकि उसने उसे काटा नहीं, वह बस अपनी जीभ से उसका चेहरा चाटता रहा। उनकी योजना एक कुत्ते की वजह से बर्बाद हो गई। कुछ ही देर में काले सूट पहने अंगरक्षकों का एक समूह प्रकट हुआ और उन्हें घेर लिया। पेड़ पर फंसी गोंग जुएर को भी सुरक्षाकर्मियों ने नीचे उतार लिया। हवेली का एक कोना अफरा तफरी से भरा हुआ था। अंगरक्षकों ने गू की हवेली के प्रबंधक से संपर्क किया, जो तुरंत मौके पर पहुंचे और सुरक्षा प्रमुख के साथ दोनों घुसपैठियों से निपटने की रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। जिया यांग्यांग। तभी जिया यांग्यांग ने एक आदमी की आवाज सुनी जो उसका नाम पुकार रहा था। उसने मुड़कर देखा तो गू झाओहान को देखकर वह दंग रह गई। गू झाओहान हमेशा की तरह काफी अलग दिख रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने सूट पहना हुआ था। उनके बाल करीने से संवारे हुए थे, जिससे वे पहले से भी ज्यादा आकर्षक लग रहे थे। वह अंधेरे से बाहर निकला और परियों की कहानी के राजकुमार की तरह उसकी ओर चलने लगा। गू झाओहान को देखते ही घर के प्रबंधक ने आदरपूर्वक अभिवादन करते हुए कहा, युवा स्वामी हान। युवा स्वामी हान। जिया यांग्यांग और गोंग जुएर दोनों सदमे में थे। हालांकि गू झाओहान का उपनाम गू था और वह विश्वविद्यालय में एक प्रमुख व्यक्ति थे, लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा था कि उनका संबंध नान शहर के धनी गू परिवार से होगा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार गू शेंगयुआन के एक बेटा और एक बेटी है। उनका बेटा गू किचेन उनसे बाद का बच्चा है, जबकि उनकी बेटी गू मिंजू उनसे 17 साल बड़ी है। गू मिंजू का एक बेटा है, जिसके बारे में मीडिया में कभी कोई खबर नहीं आई। कहा जाता है कि वह विदेश में पढ़ाई कर रहा है। अब जब घर के प्रबंधक ने गू झाओहान को युवा स्वामी कहकर संबोधित किया, तो वह निश्चित रूप से गू मिंजू का पुत्र गू शेंगयुआन का पोता होगा, गू परिवार का एकमात्र तीसरी पीढ़ी का उत्तराधिकारी। तभी जिया यांग्यांग को एक एहसास हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब उसने पहली बार गू झाओहान को देखा तो उसे एक परिचित सा एहसास हुआ। जैसा कि बाद में पता चला, गू झाओहान की शक्ल गू किचेन से कुछ हद तक मिलती जुलती थी, खासकर आंखों के आसपास। अध्याय 24। मुड़कर गू किचेन दरवाजे पर खड़ा है। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। गू झाओहान पहले ही पास आ चुका था और उसने जिया यांग्यांग को देखकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिया यांग्यांग को ये स्थिति कुछ हद तक शर्मनाक लगी,
दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हुए पकड़े जाने की वजह समझाना मुश्किल था, यह एक लंबी कहानी है। नौकर ने पूछा, युवा मालिक हान, क्या आप इन दोनों को जानते हैं? गू झाओहान ने शिया यांग्यांग की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरी दोस्त है। फिर उसने उदासीनता से गोंग जुएर की ओर देखा और कहा, मैं उसे नहीं जानता। बटलर तुरंत समझ गया और जिया यांग्यांग से बहुत विनम्रता से बोला, चूंकि आप यंग मास्टर हान की दोस्त हैं, इसलिए वे आपको अंदर ले लेंगे। लेकिन मैडम, आपके पास कोई निमंत्रण नहीं है, कृपया चली जाए। अगर आपने दोबारा अंदर आने की कोशिश की तो हम पुलिस को बुला लेंगे। गोंग जुएर को निष्कासित कर दिया गया था। गू के घर के बाहर खड़ी गोंग जुएर गुस्से से दांत पीस रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिया यांग्यांग की गू जाओहान से जान पहचान हो जाएगी। अंदर का हिस्सा किसी महल की तरह भव्य था, लेकिन उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। गू झाओहान ने शिया यांग्यांग के हाथ पर नजर डाली और कहा, तुम्हें चोट लगी है? मैं तुम्हारे लिए दवा लाता हूँ। शिया यांग्यांग ने नीचे देखा और अपनी बांह पर कुछ खरोंचें देखीं, जहां आंगन में लगे अंग्रेजी गुलाब के कांटों ने उसे तब चुभो दिया था जब वह नीचे कूदी थी। कोई बात नहीं, मुझे चले जाना चाहिए, जिया यांग्यांग ने कहा। लेकिन गू झाओहान ने जिया यांग्यांग का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कहा, मेरे साथ आओ। बस यूं ही जिया यांग्यांग को अप्रत्याशित रूप से गू हवेली में ले जाया गया। हवेली के अंदर पहुंचते ही जिया यांग्यांग दंग रह गई। वह हवेली बहुत विशाल थी, भूतल पर स्थित मुख्य हॉल किसी विशाल भोज कक्ष जैसा लग रहा था। पोशाकों और बालों की मनमोहक खुशबू हवा में फैली हुई थी, हर तरफ शैंपेन के ढेर लगे थे और झूमर की रोशनी लटकन की तरह नीचे लटक रही थी। पूरा बैठक कक्ष मेहमानों से भरा हुआ था, जहां हंसी मजाक और खुशनुमा बातचीत की गूंज सुनाई दे रही थी। शिया यांग्यांग ने विस्मय से भरकर चारों ओर देखा। शिया परिवार का महल भी बड़ा था, लेकिन इसकी तुलना में वह छोटा पड़ गया। यहां आकर सचमुच किसी महल में होने का एहसास हुआ, जिससे उसे चक्कर आने लगा और वह अभिभूत हो गई। गू झाओहान जिया यांग्यांग को हॉल में मौजूद भीड़ से दूर ले गए और लिफ्ट से ऊपर चले गए। ऊपर जाते समय जिया यांग्यांग ने संकोचपूर्वक पूछा, क्या गू किचन आज यहाँ है? गू झाओहान ने जिया यांग्यांग की ओर देखते हुए कहा, क्यों, क्या आप श्रीमती गू के पद में रुचि रखती हैं? शिया यांग्यांग ने जल्दी से हंसते हुए कहा, नहीं, मुझे बस जिज्ञासा थी। बाहर सब लोग कह रहे हैं कि आज गू किचन के लिए शादी का कार्यक्रम है, मैं बस ये देखना चाहती थी कि आखिर में वह किसे चुनेगा। गू झाओहान ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, वह उनमें से किसी को नहीं चुनेगा, उसके दिल में पहले से ही कोई है। कई सालों से। ये सुनकर जिया यांग्यांग को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में छुरा घोंपा गया हो। क्या गू किचन को पहले से ही कोई पसंद था? तो फिर उसने उससे शादी क्यों की? गू झाओहान शिया यांग्यांग को एक कमरे के दरवाजे तक ले गया और बोला, थोड़ी देर यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कपड़े बदल कर लाता हूँ। आज बगीचे में बहुत सारे मेहमान हैं, लेकिन यहाँ शांति है और कोई अंदर नहीं आएगा। जिया यांग्यांग ने सिर हिलाया, धन्यवाद। गू झाओहान चला गया। शिया यांग्यांग कमरे में दाखिल हुई। कमरा देखने में शयन कक्ष जैसा लग रहा था, उसमें सादा फर्नीचर था, लेकिन डिजाइन बहुत ही बारीकी से किया गया था। काले, सफेद और भूरे रंगों का संयोजन गू किचन की शैली से पूरी तरह मेल खाता था। कमरे के एक तरफ फर्श से छत तक फैली एक बड़ी खिड़की थी। बिस्तर के किनारे से नीचे के हॉल का चहल पहल भरा दृश्य दिखाई देता था। वास्तव में कई प्रतिष्ठित हस्तियां वहां एकत्रित हुई थीं और हर कोई दूसरे से बेहतर दिखने की कोशिश कर रहा था। शिया यांग्यांग ने कुछ परिचित चेहरों को देखा, लिन युवान अयुवान, किमफी एर और यहां तक कि उसके पिता और शिया वेइवेई भी। शिया यांग्यांग को अचानक पछतावा हुआ, उसे अंदर नहीं आना चाहिए था। साथ ही वह गू झाओहान से ज्यादा परिचित भी नहीं थी। एक अनजान कमरे में शिया यांग्यांग को इधर उधर हिलने डुलने की हिम्मत नहीं हुई। वह बिस्तर के पास खड़ी होकर बाहर देख रही थी। कुछ ही देर में उसे दरवाजे पर एक आवाज सुनाई दी। शिया यांग्यांग ने सोचा कि गू झाओहान वापस आ गया है और पीछे मुड़ी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसने देखा कि गू किचन दरवाजे पर खड़ा है। अध्याय 25 चेरी ब्लॉसम रंग का चियोसम। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। शिया यांग्यांग अचंभित रह गई। एक पल के लिए उसे लगा कि वह मतिभ्रम का शिकार हो रही है। गू किचन की नजर भी शिया यांग्यांग पर पड़ी और वह भी थोड़ा हैरान रह गया। आश्चर्यचकित होकर जिया यांग्यांग ने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गू किचन के चेहरे पर अब सामान्य भाव लौट आए थे। वह आराम से अंदर चले गए और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने सहज भाव से कहा, यह मेरा कमरा है। तभी जिया यांग्यांग को एहसास हुआ कि गू झाओहान उसे अनजाने में गू किचन के कमरे में शरण लेने के लिए ले गया था।
गु किचेन को अपनी ओर आते देख शिया यांग्यांग को अचानक थोड़ी असहजता महसूस हुई। गु किचेन ने अपना कोट उतार दिया, जिसके नीचे उसने सफेद कमीज पहनी हुई थी, और वह उसमें बेहद आकर्षक लग रहा था। गु किचेन ने पूछा, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम यहाँ क्यों हो? किसी कारणवश जिया यांग्यांग को अचानक एक अकारण क्रोध का अनुभव हुआ। शिया यांग्यांग ने जवाब दिया, मैं राष्ट्रपति गु की इस गुप्त मुलाकात की दावत में शामिल होने आया हूँ। फैंग शहर की वारिसें पत्तागोभी और मूली के गुच्छे की तरह सबके लिए खुली पड़ी हैं, ये वाकई चौंकाने वाला है। अंत में जिया यांग्यांग ने असंतुष्टि से एक गहरी सांस ली। गु किचेन के होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने जिया यांग्यांग के फूले हुए गाल को हल्के से चुटकी ली और कहा, छोटी बच्ची, क्या तुम्हें जलन हो रही है? शिया यांग्यांग ने इनकार करते हुए कहा, कौन ईर्ष्या कर रहा है? मैं ईर्ष्या नहीं कर रही हूँ। गु किचेन अचानक गंभीर हो गया, तुम ही हो जो हमारे रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं कर रही हो। ऐसे में अभी मेरे साथ नीचे आओ, मैं तुम्हें अपने पिता और बहन से मिलवाता हूँ। तुम्हारे पिता भी यहीं हैं, हम उन्हें अभी बता सकते हैं कि हमें शादी का लाइसेंस मिल चुका है और तुम मेरी पत्नी हो, गु किचेन। इससे उन्हें मेरे लिए बार बार ये झंझट भरे ब्लाइंड डेट्स आयोजित करने की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर उसने शिया यांग्यांग का हाथ पकड़ा और बाहर जाने ही वाला था। इस बार झिझकने की बारी जिया यांग्यांग की थी। शिया यांग्यांग ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूं और आज का यह अवसर इसके लिए उपयुक्त नहीं है। शिया यांग्यांग ने आज बहुत ही साधारण कपड़े पहने थे। अभी अभी वह एक दीवार फांदकर अंदर आई थी और बगीचे में एक गोल्डन रिट्रीवर कुत्ते ने उस पर झपट्टा मार दिया, जिससे वह पूरी तरह से कीचड़ से सन गई। उसकी हालत बहुत खराब थी। ऐसे में वह गु परिवार के बड़ों और सभी प्रमुख परिवारों के सामने कैसे जा सकती थी? गु किचेन ने मासूमियत भरे चेहरे से पीछे मुड़कर कहा, देखो, मैं इतने समय से तुम्हारे तैयार होने का इंतजार कर रहा था। मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहरबानी की है, तुम्हें मुझे इसका मुआवजा देना होगा, है ना? शिया यांग्यांग को लगा कि कुछ गड़बड़ है, फिर भी वह गु किचेन के शब्दों से अचंभित होकर आगे बढ़ गई। आप मुझसे किस तरह से मुआवजा चाहती हैं? गु किचेन तुरंत उसके करीब आया, उसे सीधे पीछे की फ्रेंच खिड़कियों से सटा दिया और उसे अनगिनत जोशीले चुंबनों से भर दिया। 3 दिन तक एक दूसरे से न मिलने पर तुमने मुझे बहुत याद किया। चुंबनों से मदहोश हो रही शिया यांग्यांग ने किसी तरह होश संभाले रखा और कहा, नहीं, अगर बाद में कोई दरवाजा खटखटाए तो क्या होगा? उसे अब भी चिंता थी कि गु झाओहान अचानक आ सकता है। गु किचेन उसे चूमता रहा और धीमी आवाज में बुदबुदाया, दरवाजा बंद है और यहाँ ध्वनिरोधक व्यवस्था उत्कृष्ट है। खिड़कियां पारदर्शी हैं, कोई हमें देख सकता है। यह एक तरफा शीशा है, आप बाहर देख सकते हैं, लेकिन वे अंदर नहीं देख सकते। हालांकि वह जानती थी कि वे बाहर से अंदर नहीं देख सकते, फिर भी जिया यांग्यांग अपनी परिधीय दृष्टि से बैठक कक्ष में मौजूद सभी लोगों को देख सकती थी। ऐसा लग रहा था मानो वे ये सब अनगिनत निगाहों के सामने कर रहे हों। मानसिक रूप से इसे सहन करने में असमर्थ जिया यांग्यांग ने फिर भी विनती की, नहीं। उसे मजबूर न करने की इच्छा से गु किचेन ने आखिरकार उसे छोड़ दिया और उसे ड्रेसिंग रूम में ले गया। फिर उसने चेरी रंग की किपाऊ पोशाक निकाली। शिया यांग्यांग को ये बहुत सुंदर लगा। क्या यह मेरे लिए है? श्रीमती गु के अलावा मेरे कमरे में ये कपड़े और किसके लिए हो सकते हैं? अध्याय 26, अध्याय 27, आकस्मिक मुलाकात। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। शिया यांग्यांग की काया पर चियोगसम एकदम फिट बैठ रही थी, जिससे उनके सुडौल शरीर की खूबसूरती निखर रही थी। शिया यांग्यांग का फिगर हमेशा से ही शानदार रहा है। वह आमतौर पर इसे कैजुअल और ढीले कपड़ों के नीचे छुपाती है। हालांकि यान यांग्यांग को अभी भी थोड़ी असहजता महसूस हो रही थी, लेकिन उसने जो कपड़े पहने हुए थे उनके बटन गु किचेन ने पहले ही फाड़ दिए थे। हाल ही में हुई छेड़छाड़ के बारे में सोचते हुए जिया यांग्यांग का चेहरा आग की तरह जल रहा था। वह अभी अभी चला गया। शिया यांग्यांग ने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन गु किचेन वापस नहीं आया। अंत में जिया यांग्यांग ने चुपचाप निकल जाने का फैसला किया। अगर गु झाओहान गलती से वहां आ जाती और उसे इस हालत में देख लेती, तो उसके पास सफाई देने का कोई तरीका नहीं होता। शिया यांग्यांग ने पहले चुपके से निकल जाने का फैसला किया और फिर गु किचेन को फोन करने का सोचा। जब जिया यांग्यांग का पालन पोषण गु झाओहान द्वारा किया जा रहा था, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने चुपके से उसी रास्ते से वापस जाने का फैसला किया जिससे वह आई थी। लेकिन जिया यांग्यांग को यह उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वह लिफ्ट से बाहर निकली और चुपके से निकलने की तैयारी कर रही थी, लिन युवान ने उसे देख लिया। यांग्यांग, क्या ये तुम हो?
लिन युवान ने पीछे से शिया यांग्यांग का नाम पुकारा। शिया यांग्यांग वहीं रुक गई। लिन युवान पहले ही उसकी ओर बढ़ रही थी। लिन युवान शिया यांग्यांग के सामने खड़ी होकर उसे ऊपर से नीचे तक देखती हुई आश्चर्य से बोली, यांग्यांग, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि यह सच में तुम हो। आज तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो, मैंने तो तुम्हें लगभग पहचाना ही नहीं। शिया यांग्यांग ने मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। हालांकि लिन युवान ने अचानक जिया यांग्यांग का हाथ पकड़ लिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी आओगे। हमने पहले साथ में इंटर्नशिप की थी, फिर पता चला कि हम एक ही स्कूल में हैं, और अब हम यहाँ साथ हैं। लगता है हमारी किस्मत ही ऐसी है। वैसे मैंने अभी अंकल जिया को देखा, चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवा देती हूँ। शिया यांग्यांग पूरी तरह से निराश महसूस कर रही थी, क्योंकि लिन युवान पहले ही अंकल शिया को पुकार रही थी। अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। जिया लियांगडोंग और जिया वेई गू शेंगयुआन के साथ बातचीत कर रहे थे। लिन युवान के इस तरह चिल्लाने पर सब लोग इधर देखने लगे। लिन युवान जिया यांग्यांग को उसकी बाह पकड़कर अपने साथ ले गई। शिया लियांगडोंग शिया यांग्यांग को देखकर आश्चर्यचकित रह गया और बोला, यांग्यांग, तुम यहाँ क्यों आए हो? शिया लियांगडोंग के बगल में खड़ी शिया वेई ने शिया यांग्यांग को ईर्ष्या भरी निगाहों से देखा। शातिर औरत शिया यांग्यांग ऊपर से तो बेपरवाह होने का दिखावा करती है, मानो वह गू किचेन की शादी विवाह की दावत में हिस्सा लेने से ऊपर की है। लेकिन चुपके से वह यहाँ पहुंचने में कामयाब हो गई, और उसने इतने शानदार कपड़े पहने हैं। यहाँ तक कि शिया वेई को भी यह मानना पड़ा कि शिया यांग्यांग इस पोशाक में बेहद खूबसूरत लग रही थी। अपनी स्वाभाविक रूप से बर्फ जैसी सफेद त्वचा, लाल होंठ और सफेद दांतों के साथ मेकअप के बिना भी उसकी पवित्रता और आकर्षण बरकरार रहता है। खासकर उसकी आंखें, जो इतनी मासूम दिखती हैं, हमेशा एक कोमल चमक लिए रहती हैं। स्वाभाविक रूप से आकर्षक चेहरा जो पुरुषों को मोहित करता है। यही वह चीज है जिसके कारण शिया वेई शिया यांग्यांग से सबसे ज्यादा ईर्ष्या करती है। एक ही पिता होने के बावजूद जिया यांग्यांग एक स्वाभाविक सुंदरता थी जो बिना मेकअप के भी किसी पुरुष का ध्यान आकर्षित कर सकती थी। हालांकि वह खुद भी काफी खूबसूरत थी, लेकिन जिया यांग्यांग के सामने वह फीकी पड़ जाती थी। गू झाओहान ज्यादा दूर नहीं था। उसने तुरंत जिया यांग्यांग को पहचान लिया और जल्दी से उसके पास आकर समझाया, वह मेरी दोस्त है, मैंने उसे आज यहाँ आमंत्रित किया है। सबको समझ आ गया था। गू शेंगयुआन ने जिया लियांगडोंग की ओर मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमान जिया, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपकी दोनों बेटियां इतनी सुंदर हैं, ये वाकई ईर्ष्या का विषय है। शिया लियांगडोंग हंसे और बोले, आप तो बड़े दयालु हैं। अरे हाँ, मैं परिचय कराना भूल गया। ये मेरी सबसे बड़ी बेटी शिया यांग्यांग है। यकीन नहीं होता कि वो यंग मास्टर हान की दोस्त है। गू शेंगयुआन ने बगल में बैठे गू झाओहान की ओर देखकर हंसते हुए कहा, मेरा ये पोता, ये पहली बार है जब वह किसी दोस्त को घर लेकर आया है। अध्याय 27 अध्याय 28 जिया यांग्यांग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने चालाक होगे। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। गू झाओहान का चेहरा ठंडा और उदासीन था, मानो वह किसी और से बेखबर हो। उसने केवल शिया यांग्यांग से कहा, मेरे साथ यहाँ आओ। शिया यांग्यांग ने जवाब दिया और वहां मौजूद लोगों की निगाहों के बीच जल्दी से गू झाओहान के पीछे पीछे छत पर चली गई। वह इलाका शांत था, कांच के दरवाजे से हलचल भरे उत्सव से अलग, मानो एक अलग ही दुनिया हो। गू झाओहान ने पूछा, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। अभी अभी, उसने। शिया यांग्यांग का चेहरा अनायास ही गर्म हो गया। शुक्र है कि रात के पर्दे ने उसे छिपा लिया। उसने झूठ बोला, आपके जाने के बाद मैंने गलियारे में कदमों की आहट सुनी और सोचा कि कोई अंदर आने वाला है। इसलिए मैं बाहर निकल गई और पीछे के बगीचे में इधर उधर भटकने लगी और रास्ता भटक गई। वह शर्माते हुए हंसी और बोली, गू परिवार का पिछला बगीचा सचमुच बहुत बड़ा है। गू झाओहान ने शिया यांग्यांग की चेरी ब्लॉसम ड्रेस को देखते हुए अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ लीं। शिया यांग्यांग का झूठ साफ दिख रहा था, क्योंकि उसकी मां ने अभी अभी पिछवाड़े में जंगली चेरी के फूल लगाए थे। भीड़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए पिछवाड़े का प्रवेश द्वार उस दिन बंद कर दिया गया था। हालांकि गू झाओहान को यह नहीं पता था कि जिया यांग्यांग झूठ क्यों बोल रही थी। उसने उसका पर्दाफाश नहीं किया और केवल पूछा, क्या तुम्हारा हाथ ठीक है? शिया यांग्यांग ने अपने हाथ पर एक नजर डाली और देखा कि दीवार फांदते समय उस पर एक छोटा सा खरोंच आ गया था। उसने बेपरवाही से हंसते हुए कहा, यह तो बस मामूली चोट है, कोई बड़ी बात नहीं। गू झाओहान ने सिर हिलाया और फिर पूछा, तुम्हारे पिता और बहन की मौजूदगी में तुम आसानी से मुख्य द्वार से अंदर आ सकते थे। दीवार फांद कर अंदर आने की क्या जरूरत थी? शिया यांग्यांग ने अपने हाथ पर एक नजर डाली और देखा कि दीवार फांदते समय उस पर एक छोटा सा खरोंच आ गया था। उसने बेपरवाही से हंसते हुए कहा, यह तो बस मामूली चोट है, कोई बड़ी बात नहीं। गू झाओहान ने सिर हिलाया और फिर पूछा, तुम्हारे पिता और बहन की मौजूदगी में तुम आसानी से मुख्य द्वार से अंदर आ सकते थे। दीवार फांद कर अंदर आने की क्या जरूरत थी?
शिया यांगयांग शर्मिंदा हो गई, मुझे कुछ काम निपटाने थे। ऐसा नहीं था कि शिया यांगयांग उसे बताना नहीं चाहती थी, बल्कि बात यह थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे समझाए। गु झाओहान ने जवाब दिया, अगर आपको इस बारे में बात करने में असहजता हो रही है तो कोई बात नहीं। तभी किसी ने गु झाओहान को पुकारा। जाहिर तौर पर वह उसका कोई दोस्त था। शिया यांगयांग ने कहा, जाओ और अपना काम करो, मेरी चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में चली जाऊंगी। गु झाओहान ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। जिया यांगयांग ने सिर हिलाया और गु झाओहान जाने के लिए मुड़ा। शिया यांगयांग ने राहत की सांस ली। वह इस कठोर स्वभाव वाले व्यक्ति से वास्तव में ज्यादा परिचित नहीं थी। उनकी पहली अप्रिय मुलाकात के अलावा इससे पहले उनका कोई और संपर्क नहीं हुआ था। अप्रत्याशित रूप से उसने आज उसकी जान बचा ली। छत पर थोड़ी ठंड थी और रात की ठंडी हवा के कारण उसे कँपकँपी हो रही थी क्योंकि उसके कपड़े काफी पतले थे। लेकिन जिया यांगयांग का अंदर वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। दूर से ही उसने गु किचेन को देखा। दूरी के बावजूद भीड़ में उसकी आकृति इस तरह अलग दिख रही थी मानो उससे प्रकाश निकल रहा हो, शायद इसी को लोग असाधारण कहते थे। वह शैंपेन का गिलास पकड़े हुए था और उसके चारों ओर कुलीन परिवारों की कई युवतियां मौजूद थीं। शिया यांगयांग का मूड अचानक खराब हो गया। शिया यांगयांग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी चालाक हो। शिया यांगयांग जाने ही वाली थी कि शिया वेइवेई ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ उससे संपर्क किया। शिया यांगयांग ने पलटवार करते हुए कहा, शिया वेइवेई, मैं आखिरकार तुम्हारी बहन हूं, तुम्हें मुझसे इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए। शिया यांगयांग, बड़ी बहन बनने का नाटक मत करो। तुम हमारे शिया परिवार पर बोझ हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, श्रीमती गु की गद्दी देर सवेर मेरी ही होगी। मुझसे इसे छीनने की सोचना भी मत। शिया यांगयांग ने पलटवार करते हुए कहा, भले ही मैं आपसे प्रतिस्पर्धा न करूं, लेकिन वह पद आपका ही नहीं है। देखिए आज रात यहाँ कितने लोग हैं। क्या गु किचेन ने कभी आपकी तरफ देखा भी है? शिया वेइवेई बेहद गुस्से में थी। उसने समारोह के लिए सज धज कर आई थी, लेकिन गु किचेन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह गु किचेन के चारों ओर मौजूद कुलीन वर्ग में जगह नहीं बना पाए, इसलिए उसने अपना गुस्सा शिया यांगयांग पर निकाला। अध्याय 28, अध्याय 29, उसे टुकड़े टुकड़े कर देने की इच्छा। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। शिया वेइवेई गुस्से से उबल रही थी। शिया यांगयांग, तुम कौन होते हो मुझे चुनौती देने की हिम्मत करने वाले? शिया वेइवेई अब हमला करने ही वाली थी। वह आज रात पहले से ही गुस्से से भरी हुई थी और शिया यांगयांग की उपस्थिति ने आग में घी डालने का काम किया। शिया यांगयांग ने सहज रूप से शिया वेइवेई के हाथ को रोकते हुए कहा, शिया वेइवेई, जब भी तुम बहस में नहीं जीत पाती हो, हिंसा का सहारा लेने के बारे में मत सोचो, क्या तुम मुझे भी हरा सकती हो? शिया वेइवेई गुस्से से कांप रही थी। शिया यांगयांग, तू घटिया कुतिया। मिस शिया, तो आप यहाँ हैं। दोनों महिलाओं के पीछे से एक गहरी सुरुचिपूर्ण आवाज आई। शिया यांगयांग और शिया वेइवेई दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। गु किचेन उनसे 2 मीटर से भी कम दूरी पर बालकनी पर खड़ा था। गु किचेन कब आया था? स्थिति को भांपते हुए जिया वेइवेई ने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया और चीखते हुए कहा, बहन तुम क्या कर रही हो? इससे मेरे हाथ में चोट लग गई। जिया यांगयांग। फिर भी गु किचेन इत्मीनान से चलकर वहां पहुंच गया। उनकी निगाहें शिया वेइवेई पर टिक गईं। शिया वेइवेई का दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। उसके सामने खड़ा आदमी हर औरत का सपना था। उसकी निगाहें उस पर टिकी होने से उसे चक्कर आ रहा था, मानो वह किसी सपने में हो। वह इतना महान, इतना ऊंचा लग रहा था, मानो प्रशंसा पाने के लिए ही पैदा हुआ हो। युवा स्वामी गु, जिया वेइवेई ने कहना शुरू किया, उसके गाल लाल हो गए। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि गु किचेन उसे पहचान लेगा और जानबूझकर उसे ढूंढने आएगा, जिससे उसके दिल में परमानंद की लहर दौड़ गई। गु किचेन मुस्कुराते हुए उनके पास आ गया। उसकी निगाहें अभी भी शिया वेइवेई पर टिकी थीं। मिस शिया, आज रात बेहद खूबसूरत लग रही हैं। क्या मुझे मिस शिया के साथ नृत्य करने का सौभाग्य मिल सकता है? शिया वेइवेई के लिए ये खुशी बहुत अचानक आई। गु किचेन ने उसे नृत्य के लिए आमंत्रित किया था, इसका क्या मतलब था? ऐसी अफवाह थी कि गु शेंगयुआन की जन्मदिन की पार्टी असल में गु किचेन के लिए एक ब्लाइंड डेट पार्टी थी। अगर गु किचेन को कोई युवती पसंद आ जाती तो वह उसे शुरुआती नृत्य में आमंत्रित करके अपनी खुशी का इजहार करता। अब जब गु किचेन ने उसे नृत्य के लिए आमंत्रित किया है तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि उसने उसे चुन लिया है? शिया वेइवेई खुशी से अभिभूत हो गई और जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उत्सुकता से बोली,
मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत खुशी होगी। गु किचेन के होंठ हल्के से ऊपर उठे। अगले ही पल वह अचानक मुड़ा, सीधे जिया यांग्यांग का हाथ पकड़ा और विनम्रतापूर्वक उसे चूमते हुए बोला, श्रीमती जिया, कृपया। शिया यांग्यांग भी हैरान रह गई, क्योंकि उसने सोचा था कि पहले की सारी तारीफें शिया वेईवेई के लिए ही थीं। आखिर उसकी नजरें तो हमेशा शिया वेईवेई पर ही टिकी रहती थीं, उसने एक बार भी उसकी तरफ देखा तक नहीं था। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आ गया था। जिया यांग्यांग इतनी हैरान थी कि वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाए, और गु किचेन ने उसे एक मशीन की तरह बालकनी से दूर ले जाने का फैसला कर लिया। शिया वेईवेई लगभग 10 सेकंड तक बालकनी पर स्तब्ध खड़ी रही, फिर होश में आए। उसकी उंगलियां मुट्ठी में बंद हो गईं, होंठ इतने कसकर काटे कि उनसे खून निकलने लगा, और अपमान की एक लहर उस पर छा गई। गु किचेन ने वास्तव में जिया यांग्यांग को चुना था। क्या गु किचेन ने उसे अपमानित करने के लिए जानबूझकर गुमराह किया था? हो सकता है कि उसने पहले उनकी बातचीत सुन ली हो और इससे उसके बारे में उसकी धारणा बदल गई हो। उसके मुंह में ताज़ा खून का स्वाद था। शिया वेईवेई घृणा से भर उठी। ये सब शिया यांग्यांग की वजह से हुआ था। आमतौर पर वह आंख बंद करके आज्ञा मानती थी, मानो दुनिया उससे कोई दुश्मनी न रखती हो। लेकिन आज उसने उसे क्रोधित कर दिया था। गु किचेन के आने की खबर सुनकर उसने जानबूझकर उसे उकसाया होगा। कौन जानता था कि वह इतनी चालाक हो सकती है और वही जिया यांग्यांग की योजना को अंजाम देने में मदद करेगी। ये सोचकर शिया वेईवेई गुस्से से आग बबूला हो गई और खुद से नफरत करने लगी। वह चाहती थी कि काश वह अभी शिया यांग्यांग के टुकड़े टुकड़े कर देती। अध्याय 29। स्वर्ग विशाल है, पृथ्वी विशाल है, लेकिन पत्नी को प्रसन्न करना सबसे बड़ा काम है। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। गु किचेन द्वारा हाथ पकड़कर डांस हॉल में ले जाने के बाद ही शिया यांग्यांग ने प्रतिक्रिया दी। शिया यांग्यांग को पहले से ही पता था कि अनगिनत निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। इन कुलीन महिलाओं की निगाहें छोटी कटारों जैसी थीं। शिया यांग्यांग असहज होकर अपना हाथ गु किचेन के हाथ से छुड़ाना चाहती थी, लेकिन तभी गु किचेन मुड़ा और पूछा, क्या हुआ? शिया यांग्यांग ने जवाब दिया, मैं ध्यान का केंद्र नहीं बनना चाहती, आप मुझे छोड़ सकते हैं। गु किचेन ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी, लेकिन फिर भी जिया यांग्यांग का हाथ छोड़ दिया। शिया यांग्यांग ने कहा, मैं पहले जा रही हूं, आप अपना काम जारी रखें। शिया यांग्यांग यहां बहुत दुविधा में थी। एक तरफ तो वह ध्यान का केंद्र नहीं बनना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ वह गु किचेन को दूसरी लड़कियों के साथ इश्कबाजी करते हुए भी नहीं देखना चाहती थी। इसलिए उसने नजर से दूर, मन से दूर वाला तरीका अपनाने का फैसला किया। गु किचेन ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? शिया यांग्यांग ने जवाब दिया, देर हो रही है, मैं स्कूल वापस जा रही हूँ। कल मेरी क्लास है। गु किचेन 2 सेकंड तक चुप रहने के बाद बोला, मेरा इंतजार करो, मैं बस जाकर अलविदा कह देता हूँ, फिर तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। शिया यांग्यांग ने हैरानी से ऊपर देखा, क्या आप जा सकते हैं? हालांकि आज दादाजी का जन्मदिन था, लेकिन ये सर्वविदित था कि यह गु किचेन के रिश्ते तय करने का अवसर था। चूंकि यह उनका शो था, तो वह पार्टी खत्म होने से पहले कैसे जा सकते थे? गु किचेन ने शांत भाव से कहा, अगर मेरी पत्नी को इसमें उबाऊपन लगता है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उसका साथ मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। शिया यांग्यांग ने गु किचेन के होठों पर हल्की सी मुस्कान देखी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। गु किचेन के इन व्यंग्यात्मक शब्दों को सुनकर उसे एक अजीब सी गुदगुदी महसूस हुई। गु किचेन ने कहा, यही मेरा इंतजार करो, मैं अभी वापस आता हूँ। गु किचेन तुरंत वापस लौटा और जिया यांग्यांग से कहा, मेरे पीछे आओ। गु किचेन जिया यांग्यांग को लिफ्ट से सीधे गु हवेली के भूमिगत गैराज तक ले गए। वे एक निजी रास्ते से निकले और पहाड़ी सड़क के साथ साथ गु परिवार की सारी शान शौकत और उत्साह को भी पीछे छोड़ते हुए तेजी से आगे बढ़े। शिया यांग्यांग के कार में बैठने के कुछ ही समय बाद शिया लियांगडोंग ने फोन किया। शिया यांग्यांग ने उसे बस इतना बताया कि स्कूल में उसका कुछ काम था और उसे जल्दी लौटना पड़ा। कॉल खत्म होते ही गु किचेन ने पूछा, शिया यांग्यांग, क्या तुम्हें भूख लगी है? शिया यांग्यांग कुछ सोच में डूबी हुई थी और उसने लापरवाही से जवाब दिया, भूख नहीं है। गु किचेन ने कहा, यांग्यांग, मुझे भूख लगी है। शिया यांग्यांग ने ऊपर देखा और खुद को गु किचेन की हल्की मुस्कुराती आंखों में खोया हुआ पाया। यह एक ऐसा नजरिया था जिसे वह बहुत अच्छी तरह जानती थी। जब भी गु किचेन चाहता था, वह हमेशा इसी तरह दिखता था। उसका पूरा शरीर फेरोमोन से भरपूर लगता था, जो बेहद मोहक था। शिया यांग्यांग का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह शर्माते हुए बोली, क्या हमने अभी अभी? मैं आज बहुत थकी हुई हूँ।
गू किचेन अचानक मुस्कुराया। शिया यांगयांग, जब मैं कहता हूं कि मुझे भूख लगी है तो तुम क्या सोच रही हो? शिया यांगयांग अचंभित रह गई और उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। हाँ, वो क्या सोच रही थी? गू किचेन ने तो बस इतना ही कहा था कि उसे भूख लगी है। फिर उसका ध्यान उस तरफ क्यों गया? शिया यांगयांग खुद पर हंसने और हैरान होने लगी। हालांकि गू किचेन काफी खुशमिजाज लग रहा था और हंसते हुए बोला, छोटा सा बदमाश, छोटा सा व्यभिचारी, कामुक। शिया यांगयांग का चेहरा इतना लाल हो गया कि मानो उससे खून निकल रहा हो। फिर गू किचेन ने उसे और चिढ़ाने का फैसला नहीं किया, लेकिन मुझे सच में भूख लगी है। क्या आपके पास खाने के लिए कोई जगह का सुझाव है? विषय बदलने की उत्सुकता में जिया यांगयांग ने जल्दी से जवाब दिया, हमारे स्कूल के पास एक बहुत ही स्वादिष्ट बीफ नूडल्स की दुकान है। क्या आप वहां जाना चाहेंगे? लेकिन ये शब्द कहने के बाद जिया यांगयांग को एहसास हुआ कि गू किचेन जैसा व्यक्ति जो अपने खाने के बारे में इतना खास है, शायद ही फूड स्ट्रीट जैसी जगहों पर जाएगा। अध्याय 31 पसंदीदा बीफ नूडल्स। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। अप्रत्याशित रूप से गू किचेन ने सहजता से सुझाव दिया, चलो बीफ नूडल्स खाने चलते हैं। शिया यांगयांग के मार्गदर्शन में कार जल्द ही फूड स्ट्रीट के बाहर रुक गई। जैसे ही वे कार से बाहर निकलने वाले थे, जिया यांगयांग चिंतित हो गई। वह और गू किचेन दोनों ही बेहद सजे धजे थे और यह खाने पीने की गली ए यूनिवर्सिटी के छात्रों से भरी हुई थी। वहां जाना स्वाभाविक रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित करता। शिया यांगयांग के मन में एक विचार आया और उसने गू किचेन से कहा, गाड़ी में मेरा इंतजार करो, मैं अभी वापस आती हूँ। अपना वाक्य पूरा करते ही जिया यांगयांग ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। वह तेजी से लौटी, उसके हाथों में स्कूल के पास एक कपड़ों की दुकान से खरीदे गए कपड़े भरे हुए थे, छात्रों के कपड़े। शिया यांगयांग ने सुझाव दिया, हम इन कपड़ों में बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, चलो इन्हें पहन लेते हैं। वैसे भी बाहर ठंड है, इसलिए ये हमें गर्म रखेंगे। शिया यांगयांग अपने साथ कैजुअल हुडी के 2 सेट लेकर आई थी। जब गू किचेन ने उन पर एक नजर डाली तो वह हंसते हुए बोला, कपल्स आउटफिट्स। शिया यांगयांग अचंभित रह गई। खरीदते समय उसने ध्यान नहीं दिया था, उसने बस 2 कपड़े उठाए और चली गई। लेकिन कपड़ों के रंग, डिजाइन और छाती पर बने पैटर्न बिल्कुल एक जैसे थे, ये स्पष्ट रूप से युगल परिधान के रूप में बनाए गए थे। शिया यांगयांग ने समझाने की जहमत नहीं उठाई, बस इतना कहा, जल्दी करो और इसे पहन लो। ये सबके लिए एक ही साइज का है, ये तुम्हें फिट आ जाएगा। गू किचेन की कार का शीशा एक विशेष सामग्री से बना था। कार के अंदर से बाहर देखा जा सकता था, लेकिन बाहर से अंदर नहीं देखा जा सकता था, इसलिए कार में कपड़े बदलना चिंता का विषय नहीं था। गू किचेन के होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान थी जब उन्होंने आराम से अपनी कमीज के बटन खोले और हुडी पहन ली। ये कहना ही पड़ेगा कि गू किचेन जैसे व्यक्ति के लिए कमीज के बटन खोलना भी बेहद आकर्षक लगता था। एक पल के लिए जिया यांगयांग अपनी निगाहें उससे हटा नहीं पाईं। गू किचेन के कपड़े बदलने के बाद ही उसने जिया यांगयांग की ओर एक नजर डाली और कहा, अगर तुम इसी तरह देखती रहोगी तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। पता चला कि गू किचेन को शुरू से ही पता था कि वह उस पर नजर रख रही है। शिया यांगयांग घबरा गई थी। जल्दी से उसने कपड़े बदलने के लिए मुंह फेर लिया। फिर जैसे किसी विचार से प्रेरित होकर उसने गू किचेन से कहा, मुंह फेर लो। ये सुनकर गू किचेन ने हल्की सी मुस्कान दी, क्यों? क्या तुम मुझे देख नहीं रहे थे? और तुम्हारे शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जिसे मैंने न देखा हो? शिया यांगयांग का चेहरा पके टमाटर की तरह लाल हो गया था और कुछ देर तक वह कोई जवाब नहीं दे पाए। हालांकि वे वास्तव में पहले ही ऐसा कर चुके थे, लेकिन वह बात अलग थी, है ना? उन पलों में उसकी चेतना लगभग धुंधली सी हो जाती थी। शिया यांगयांग का शर्म से लाल हुआ चेहरा देखकर, जो शर्मिंदा और दुखी दोनों लग रही थी, गू किचेन खुद को उसे थोड़ा और चिढ़ाने से रोक नहीं पाया। लेकिन अंत में अपने सज्जन स्वभाव के अनुरूप गू किचेन ने मुंह फेर लिया। शिया यांगयांग ने कुछ देर खुद को संभाला, फिर सावधानीपूर्वक अपने कपड़े बदलने लगी। लेकिन चेरी ब्लॉसम रंग की चोंगसम की पीठ पर ऐसे बटन थे जिन तक वह लाख कोशिश करने के बावजूद नहीं पहुंच पा रही थी। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और उसे उतारना उतना ही मुश्किल होता जा रहा था। जैसे जैसे जिया यांगयांग की हताशा बढ़ती जा रही थी, गू किचेन की शांत आवाज सुनाई दी, क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? शिया यांगयांग ने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया और गू किचेन को चोंगसम के बटन खोलने दिए। लेकिन गू किचेन ने जब उसके कपड़े उतारे तो उसका हाथ वहीं रुका रहा। इसके बजाय वह चोंगसम के अंदर चला गया और उसकी कमर को घेर लिया।
इससे पहले कि शिया यांग्यांग कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, गु किचेन उसे चूमने लगा था। उसका दिमाग पल भर में सुन्न हो गया और उसकी सांसें झट से थम गईं। कुछ मिनट बाद गु किचेन ने उसे जाने दिया। उसकी आवाज शांत और धीमी थी, ठीक है, अब कपड़े बदलने का समय है। शिया यांग्यांग अभी भी सदमे में थी। गु किचेन को उसे इस मदहोश हालत में देखकर बहुत आनंद आ रहा था। ये बेहद प्यारा लग रहा था। गु किचेन मुस्कुराया, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बदलने में मदद करूं? शिया यांग्यांग धीरे धीरे अपनी मानसिक स्थिति को फिर से समझने लगी थी। उसने बड़ी फुर्ती से अपनी चोंगसम उतारी और हुडी पहन ली। गु किचेन पूरी प्रक्रिया को देखता रहा, उसके चेहरे से मुस्कान एक पल के लिए भी नहीं हटी। कभी कभी जिया यांग्यांग सचमुच इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। वह इतनी आसानी से घबरा क्यों जाती थी, जबकि उसके जैसा पुरुष ऐसी स्थिति में भी इतना शांत और स्पष्ट रह सकता था। इतना शर्मनाक। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड सब्सक्राइब करो।